हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें होगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम सबसे पहला होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। इसकी वॉल्यूम होती है 500 ml। ठीक है। सेकंड इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ठीक है। एडिशनल, एक सेकेंड। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन। कि फोर्सफुल छोड़ने के बाद भी ए पर्सन कैन एक्सपायर। दिस एवरेज 1000 ml to 1100 ml। नेक्स्ट है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अब फोर्सफुली हमने सांस छोड़ दिया, उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में रहती है। ठीक है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी एवरेज है 1100 ml to 1200 ml। हमारा नेक्स्ट है एनाटॉमिक रेस्पिरेटरी डेड स्पेस। देखिए, जो हम सांस ले जो भी हम एयर अंदर लेते हैं, उसमें 70% ऑफ टाइडल वॉल्यूम होती है, वो रेस्पिरेटरी जोन में जाती है। ठीक है, कि ब्रोंक्यूल्स में एल्वियर डक्ट्स, एल्वियर सैक्स एंड रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है। जो 30% होती है, ठीक है, जो 30% होती है वो एयरवेज में ही रह जाती है। ठीक है। तो जो एयर है, जो कंडक्टिंग एयरवेज में रहती है और एक्सचेंज में नहीं जाती है, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमिक रेस्पिरेटरी डेड स्पेस। ठीक है, ये हो गई वॉल्यूम्स। हमारा नेक्स्ट आता है कैपेसिटीज। नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटीज। वॉल्यूम्स को मिला के ही कैपेसिटी बनती है। ठीक है। सबसे पहले आती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर। ठीक है। इसका है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। ठीक है, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन्स इन द लंग आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन भी कुछ वॉल्यूम तो रहेगी लंग्स में। ठीक है। दिस इंक्लूड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट आती है वाइटल कैपेसिटी। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए एयर ए पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन। द मैक्सिमम वॉल्यूम एक पर्सन कितना ब्रीथ कर सकता है आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन। ये सम होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, टाइडल वॉल्यूम का एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फोर्स इंस्पिरेशन के बाद कितनी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स पे है? इसके अंदर आता है रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है। ये सारी डेफिनेशंस आप इनको पढ़ के याद कर लीजिए। ठीक है, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, सेम आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट है स्पायरोग्राम। देखिए, जो हम एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीद है 12 to 16 टाइम पर मिनट ब्रीद करते हैं। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग कैन बी एस्टिमेटेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से हम एस्टिमेट लगा सकते हैं
तो जो मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स है, अगर हम उसका ग्राफ बनाते हो उसको हम बोलते हैं स्पायरोग्राम। तो ये एक स्पायरोग्राम दिया गया है। ठीक है, यहाँ है टोटल वॉल्यूम, ये है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को मिला के बनती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये है रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, और इनको मिला के बनती है वाइटल कैपेसिटी, फिर टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले पार्ट पे, दैट इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए, जो हमारा एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो ड्यू टू सिंपल डिफ्यूजन होता है। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है वो दो तरीके से होता है, वाया आरबीसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के 97% तक आरबीसी के थ्रू होता है। ठीक है, और 3% होता है डिजोल्ड इन प्लाज्मा। 3% होता है डिजोल्ड इन प्लाज्मा। और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 है वो तीन तरीके से होता है, dissolved in plasma 7%, via bicarbonate ion HCO3 negative 70%, और थर्ड होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 23%। ठीक है, ये एक आपको डायग्राम दिखाया गया है कि एक्सचेंज कहाँ होता है। एक तो होता है पल्मोनरी लेवल पे, पल्मोनरी कैपिलरी और लंग्स की एल्वोलाई के बीच में। एक होता है सिस्टमिक कैपिलरी और टिश्यूज के बीच में। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन एंटर करती है, CO2 बाहर जाती है। जब ऑक्सीजन उसके बाद यहाँ आ जाती है टिश्यू लेवल पे, ऑक्सीजन टिश्यूज के पास चली जाती है, जो टिश्यूज से CO2 है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, ये आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर होगा, ये पहले भी हम कर चुके हैं। ठीक है, लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक आर्क, सिस्टमिक आर्टरी, देन कैपिलरीज, देन वेन्स, फिर इंफीरियर वीना की में जाता है, फिर ठीक है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब देखिए, ये है मेन पार्ट, इसको समझना जरूरी है कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। देखिए 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, 3% डिजोल्व इन प्लाज्मा होता है। यहाँ पे O2 एंटर हुई, हीमोग्लोबिन बना लिया। जब भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन सिस्टमिक कैपिलरी में आता है, जब भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन सिस्टमिक कैपिलरी में आता है, ठीक है, आ गया। उसके बाद टिश्यू से CO2 आ रही है, टिश्यू से CO2 आ रही है। जब CO2 ये एंटर करती है तो CO2 प्लस H2O है। यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंट में CO2 प्लस H2O मिलके बना लेते हैं H2CO3। अब H2CO3 यहाँ पे नहीं रहता, ये फर्दर डिसोसिएट हो जाता है Ca की प्रेजेंट में H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में। ठीक है, अब HCO3 यहाँ नहीं रहता, HCO3 यहाँ से बाइकार्बोनेट HCO3 बाहर आ जाता है एक्सचेंज से, तो यहाँ पे ओनली H पॉजिटिव रह जाता है। अब ओनली H पॉजिटिव, तो फिर वो अकेला क्या करेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन अंदर मूव हो जाता है, HCO3 बाहर मूव हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। अब यहाँ पे कुछ S पॉजिटिव है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है और प्रोटीनेटेड ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है, अब ये आपको समझ आ गया कि CO2 टिश्यू से आई कैपिलरी में H2O के साथ H2CO3, फिर फर्दर डिसोसिएट हो गई, क्लोराइड शिफ्ट हो गया। देखिए, ठीक है, अब H पॉजिटिव जब इसके साथ बाइंड होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ, तो ऑक्सीजन को वो डिसोसिएट कर देता है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। ठीक है, ओनली प्रोटीनेटेड हीमोग्लोबिन बचता है। ठीक है,
तो जो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हुआ जिससे ऑक्सीजन टिश्यू को मिली वो हुआ CO2 के इफेक्ट की वजह से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। देखिए यहाँ पे CO2 आया, CO2 की वजह से डिसोसिएट हुआ, H पॉजिटिव आया, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुआ और ऑक्सीजन रिलीज हुई। इसको हम बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट। अब प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे अब CO ग्रुप ऐड हो जाता है और ये बन जाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है ये? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके बाद जब ये आ जाता है पल्मोनरी कैपिलरी में, कहाँ आ जाएगा ये? पल्मोनरी कैपिलरी में। देखिए 7% डिजोल्व है, 70% बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, 23% है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और H पॉजिटिव ही प्रोटोनेटेड है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे? क्या होगा? ऑक्सीजन एंटर हुई, ऑक्सीजन यहाँ पे H पॉजिटिव के पास जाएगी। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी। ठीक है, फिर यहाँ से CO2 कुछ परसेंट में बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ H पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? जो HCO3 आयन बाहर गया था वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, वो अंदर आ जाएगा तो जो क्लोराइड आयन था वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं, एक तो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हो गया। जब HCO3 अंदर आए H पॉजिटिव तो फिर वो बन जाएगा H2CO3। H2CO3 फिर फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव और CO2 फिर यहाँ से बाहर हो जाएगा। ये चलता रहता है। ठीक है, लेकिन ये अब यहाँ पे हुआ किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, वो बाइंड होगा तो वो रिलीज होगा। तो इफेक्ट ऑफ O2 ऑन कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड HCO3 टू डिसोसिएट CO2। अब यहाँ पे O2 की वजह से CO2 डिसोसिएट हुई है एट लंग्स लेवल, इसको हम बोलते हैं हाल्डेन इफेक्ट। तो हमने दो मेन जो हमारे इफेक्ट होते हैं, बोहर्स इफेक्ट एंड हाल्डेन इफेक्ट, वो देखे। ठीक है, बोहर इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ CO2 ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू डिसोसिएट, effect of CO2 on oxyhemoglobin to dissociate O2 from oxyhemoglobin to systemic tissue। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन होता है, सिस्टमिक कैपिलरी से रिलेट होता है, P50 वैल्यू हाई है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट, ये भी आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट इज द हाल्डेन इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ O2 टू डिसोसिएट CO2 फ्रॉम HCO3 नेगेटिव एंड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। पल्मोनरी कैपिलरी से रिलेटेड होता है, P50 वैल्यू लो होती है। क्लोराइड शिफ्ट टू लेफ्ट। अब जो क्लोराइड शिफ्ट है वो पल्मोनरी कैपिलरी सिस्टमिक कैपिलरी दोनों में होती है, हेम्सबर्गर इफेक्ट एंड रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व। देखिए एक तो ये सिग्मोइडल कर्व है। ठीक है, यहाँ पे 97% है जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से फुली बाइंड करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है इसका 50%, 50% है कि 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेटेड है। ये किस पार्शियल प्रेशर पे होता है? पार्शियल प्रेशर 50 पे। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर 50 पे जो हीमोग्लोबिन है वो 50% सैचुरेटेड है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर आप सबको पता होगा कि पार्शियल प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, सभी गैसेस में से। ठीक है, P50 क्या है? इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, वैल्यू है 28 mmHg। P50 is inversely proportional to affinity of hemoglobin with oxygen। जैसे ही P50 बढ़ेगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन होगी, P50 कम होगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन होगी। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इस कर्व को इफेक्ट करेंगे।
देखिए, कर्व शिफ्ट टू राइट, राइट कब शिफ्ट होगा? टिश्यू पे होगा। CO2 ज्यादा होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, H पॉजिटिव होगा, एसिडिटी ज्यादा होगी और टेम्परेचर ज्यादा होगा। कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट कब होगा? जब O2 ज्यादा हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम हो, H पॉजिटिव कम हो और टेम्परेचर कम हो। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस की किस किस प्रेशर पे होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे दो सर्कुलेशन होती है, एक पल्मोनरी एक सिस्टमिक। देखिए यहाँ पे पहला है राइट वेंट्रिकल। देखिए राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल से आएगा यहाँ पे लंग्स के लेवल पे, देन पल्मोनरी वेन, फिर लेफ्ट ओरिकल में। एक तो ये हो गया, एक होता है लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, टिश्यूज में एक्सचेंज होएगा। ठीक है, यहाँ से फिर वो चला जाएगा राइट ऑरिकल में। एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 159 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 3 mmHg। एल्वोलियर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 104 mmHg और CO2 का होता है 40 mmHg। जब यहाँ राइट वेंट्रिकल से आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है 40 और यहाँ पे है 46 mmHg। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे एल्वेयर है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक्सचेंज होने के बाद पल्मोनरी वेन में होगा 95 mmHg एंड 40 mmHg। ये इनका डिफरेंस नहीं है कि आप इनका डिफरेंस निकाल दो, ये प्रेशर्स की वैल्यू है। ठीक है, पल्मोनरी वेन के बाद लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टमिक अयोर्टा से होते हुए सिस्टमिक कैपिलरी, यहाँ पे सेम होगा जितना आया, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सचेंज कुछ हुआ नहीं है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 95, CO2 40 mmHg। जब यहाँ टिश्यूज में एक्सचेंज होगा, O2 एंटर करेगी टिश्यूज में, CO2 मूव आउट करेगी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 mmHg, CO2 इज 46 mmHg। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेम होगा, PO2 40 mmHg और CO2 46 mmHg। अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो फिर से राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग मैकेनिज्म। जो ब्रीदिंग है वो दो तरीके से कंट्रोल होती है, नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल होता है मेडुला ओब्लंगेटा में और पोन्स वेरोली में। ठीक है, मेडुला ओब्लंगेटा में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर RRC होता है। ठीक है, ये फर्दर टू पार्ट्स में है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में होता है इंस्पिरेटरी सेंटर। इंस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल करता है नॉर्मल ब्रीदिंग। अब इंस्पिरेटरी सेंटर, इसका ये मतलब नहीं सिर्फ इंस्पिरेशन को करेगा, नहीं, ये नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन। जो वेंट्रल ग्रुप है उसमें होता है एक्सपिरेटरी सेंटर। एक्सपिरेटरी सेंटर कंट्रोल करता है फोर्स ब्रीदिंग को, ठीक है, फोर्सफुल एक्सलेशन को। ठीक है, नॉर्मली ये इनएक्टिव होता है, डोरमेंट होता है, ये एक्टिवेट होता है जब फोर्सफुल एक्सलेशन करना होता है। ठीक है, कपिंग एंड स्नीजिंग के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोन्स वेलोली में अपर पोन्स, लोअर पोन्स। अपर पोन्स में होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर। न्यूमोटेक्सिक सेंटर स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन होता है। ये इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को डिक्रीज करता है, कि जैसे मान लो हम भाग के आए हैं हाफ द टाइम, ठीक है, तो वो क्या करता है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन इंक्रीज करता है ताकि जल्दी जल्दी सांस ले सके और वो उसको कर सके। ठीक है, लोअर पोन्स एपन्यूस्टिक सेंटर होता है, इसका रोल होता है डीप ब्रीदिंग में। डीप ब्रीदिंग करनी है तो हम लेते हैं कि हम लंबे लंबे सांस लेते हैं, तो इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, ये दो कंट्रोल हो गए, मेडुला ऑब्लोंगेटा से रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और पोन्स से न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपन्यूस्टिक सेंटर।
इसके बाद आता है केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन में होता है कि कीमोसेंसिटिव एरिया होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट में, ठीक है। ये हाईली सेंसिटिव होता है CO2 एंड H पॉजिटिव को लेके। तो जैसे ही ये सेंस करता है तो ये DRG को सिग्नल भेज देता है कि अपनी रेगुलेशन को चेक कर लो, इसको सही कर लो, मैनेज कर लो अपना, ठीक है। ये एक डायग्राम है, ठीक है। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, पोन्स रेस्पिरेटरी सेंटर में न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड अपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है। अब हम केमिकल कर रहे थे, देखिए एक तो केमिकल होता है ये, ठीक है, ठीक है, ये हो गया केमिकल कंट्रोल। इसके अलावा एक होता है हीलिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स। ये होता है प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स टू प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ एल्वुलाई, ठीक है। ये टर्मिनल ब्रोंकियल्स में एक स्ट्रेच रिसेप्टर होता है। टर्मिनल ब्रोंकियल में स्ट्रेच रिसेप्टर होता है। नॉर्मली ये इनएक्टिव होता है लेकिन एक्टिवेट हो जाता है जब एल्वुलाई फिल्ड विद एयर, ठीक है। ताकि ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है ताकि एल्वुलाई ज्यादा एयर से भर ना जाए, बर्स्ट ना हो जाए। तो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स टू प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ एल्वुलाई। जब एल्वुलाई एयर से फिल होती है तब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है और DRG को सिग्नल देता है स्टॉप करने का, ठीक है। इंस्पिरेशन स्टॉप होती है और एक्सपिरेशन स्टार्ट हो जाती है। इससे एल्वुलाई बर्स्टिंग से बच जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हेरिंग ब्यूलर रिफ्लेक्स। इसके बाद है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट होता है कफिंग, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, स्नीजिंग भी होता है। यॉनिंग, यॉनिंग होता है लो ऑक्सीजन टेंशन इन ब्लड, प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन होता है जमाई हम जो लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको कुछ ना समझ आया वो कमेंट में बताइए, अपने कोई डाउट हो वो बताइए। बाय बाय।